हाँ, वो कह रहा हूँ कि जो क्लासेस दिया था उसको शेयर कर देने के लिए। कल वाला क्लास रिवीजन नहीं किया ना जी सर, वीडियो। मैं शेयर कर देती हूँ। एक जो वो है ग्रुप फेसबुक पे, तो उस पर शेयर करती हूँ मेरा। चलो अच्छा है, तो कल वाला। वही लोग देखता है क्या कर रहा है। हाँ, कल वाला क्लास का तो रिवीजन कर लेना चाहिए था ना, एक बार रिवीजन करने पर अच्छा रहेगा, मतलब जैसे अभी फिर से उसको समझेंगे तो बेहतर रहता। चलो कोई बात नहीं। कल ये समझ में आ गया था ना, कर्नाटक का जो युद्ध है, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, तो कर्नाटक यानी आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष और कर्नाटक युद्ध में ये जो कहानी बताया था कि पहला कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था, वो कुछ अनवर उद्दीन जिम्मेदार था, याद है इसकी जिम्मेदारी। जी सर। हाँ, कि किस तरह वो से किस तरह फ्रांसीसी से। का सहायता नहीं किया और अंग्रेजी का हाँ साथ फिर बाद में दिया। हाँ, बार्नेट, याद है ना। बार्नेट ने, एक बार ये फिर से समझ लेते हैं, बार्नेट ने जब फ्रांसीसी जलवेरा को या जलपोत को पकड़ लिया था, तो फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन से, जो कर्नाटक के नवाब थे, से आग्रह किया था इसमें उसको हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं करा। और ये वार्नेट है, वार्नेट मद्रास में है। तो बाद में हम देखते हैं कि ये जो डुप्ले बार्नेट को छोड़ेगा नहीं, भाई गलती करा है, और अनवरुद्दीन ने सहायता नहीं करा, तो बार्नेट को इससे डिफेट करने के लिए या एक तरह से पनिश करने के लिए मद्रास पर आक्रमण करेगा और मॉरिशस वगैरह का सहायता लेगा। तो वहीं से इसकी शुरुआत हो जाएगी फर्स्ट जो हमारा कर्नाटक वॉर है, ठीक है। या आप ऐसे कहे एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष का शुरुआत का जो जन्मदाता है, यही बर्नेट है, ठीक है ना। इसको आज हम लिखेंगे। और इसी में हमने देखा था कि जो पहला फ्रांसीसी का जो पहला जो ये कर्नाटक युद्ध है, इसमें एक युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, क्या नाम बताया था, बताइए इसके साथ, याद है कौन सा युद्ध। अरे एक बार फिर बोले। कर्नाटक का जो पहला युद्ध है, उसी में एक महत्वपूर्ण युद्ध जो सेंट थॉमस अनवरुद्दीन, का युद्ध। हाँ सेंट थोमो या सेंट थोम, ठीक है, का युद्ध, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलो आज हम शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए और लिखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध या कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है। युद्ध ब्रैकेट में लिख देना आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, और इसका डेट लिख लो 1746 से लेकर के 48 ईस्वी, ठीक है। देखो ये इसका जो पहला पॉइंट ऐसे, तो हमें फैक्ट देखना है, इसका जो मेन मेन पॉइंट आपको समझाया था, फैक्ट में पहला लिख लो। इसमें अगर देखा जाए तो नेतृत्व, नेतृत्व याद रखना, नेतृत्व अगर वास्तविक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का जो नेतृत्व का शुरुआत हुआ है, तो एक तरफ अंग्रेज है और दूसरे तरफ फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी, इसमें देखो अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व करने वाला है वो है बार्नेट, बार्नेट, और फ्रांसीसी की तरफ से डुप्ले, ठीक है। एक तो ये याद रखना है। अब इसका कारण क्या था, कारण बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा हमको। बोर्ड नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट।
तो इतना देर तक घूम रहे थे बोर्ड को। हाँ, वो सोच रही थी बोर्ड कहाँ नहीं, तो फिर दोबारा रिज्वाइन की कि कहीं गड़बड़ हुआ होगा। नहीं नहीं, शायद स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी, फिर दिखाई देगा। कई बार नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, उससे भी दिक्कत होती है। अब बताइए, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है ना? अब देख रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो कारण लिखो, इसका कारण। कारण ध्यान रखना, देखो कारण में कई बारी मैंने कल भी बताया था कि बहुत सारे बुक में लिखता है कि इसका जो कारण था वो है ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, अभी समझ लो पहले। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार, लिखना मत इसको, ठीक है? उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक ना? अब ये जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का जो युद्ध है, ये 1740 से लेकर के ये 1748 ईस्वी की घटना है। और हम यहां पर अगर हम देखें, कर्नाटक का जो हम युद्ध देख रहे हैं, फर्स्ट कर्नाटक का वॉर है, इसका डेट क्या है? इसका डेट है 1746 से लेकर के 1748, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं जो आपसे फैक्ट अगर पूछे और ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध इसका कारण है, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसका कारण कुछ और है, और कारण क्या था उस कारण को लिखिए। इस फैक्ट को नहीं मानना है। इसका देखो, इसमें कारण लिखिए। पहला कारण लिखिए, 1746 में, 1746 ईस्वी में बॉर्नेट के नेतृत्व में, या बॉर्नेट ने, बॉर्नेट, ठीक है, 46 में बार्नेट, या कई जगह पे ऐसे भी मिलेगा आपको, और बार्नेट, नेट या नेट, ठीक है, के नेतृत्व में, ये ब्रैकेट में लिख देना है। ये कौन है? ब्रिटिश है, ब्रिटिश। बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलवेरा ने, अंग्रेजी जलवेरा ने फ्रांसीसी जलपोत पर अधिकार, ठीक है, कर लिया। क्लियर? ये ब्रिटिश ने जो फ्रांसीसी जलपोत है, ठीक है, उस पे अधिकार कर लिया। बस ऐसे याद रखो, ठीक है? अधिकार कर लिया। जो लिखो, जो कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण बना, कर्नाटक प्रथम या प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या है, आप चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो। डुप्ले ने इसकी शिकायत, डुप्ले द्वारा इसकी शिकायत, यद्यपि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से की, लेकिन उसे कोई सहायता नहीं मिला। डुप्ले ने इसकी शिकायत किया था, शिकायत, ठीक है, किसको किया? अनवरुद्दीन को, ठीक है, और ये कर्नाटक का नवाब है, लेकिन इसने कोई सहायता नहीं की। देखो, परिणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप डुप्ले ने मॉरिशस ध्यान रखना। देखो ये जो मॉरिशस का जो फ्रांसीसी गवर्नर था या वहां के जो अधिकारी थे उसका नाम था लॉ बोर्डेने। बोर्डोने, ठीक है, इसकी सहायता लिया था। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि मॉरिशस से डुप्ले ने मॉरिशस की सहायता, या मॉरिशस में पूरा चाहो तो पूरा सेंटेंस लिख लो। डुप्ले ने मॉरिशस स्थित फ्रांसीसी गवर्नर लॉ बोर्डेने की सहायता से मद्रास ऑब्लिक डाल करके बार्नेट, ठीक है, बार्नेट को पराजित किया। क्लियर, लिख लिया। हेलो, लिख रहे हो ना? जी सर। हाँ ठीक है। अब देखो जैसे तो मद्रास के, हाँ, मद्रास ऑब्लिक बार्नेट, ठीक है, पर आक्रमण किया। अब जैसे देखो, अब जैसे ही फ्रांसीसी कहां पहुंचेगा? मद्रास में आक्रमण के लिए, मद्रास में। तो मद्रास पर जैसे अटैक होगा फ्रांसीसी का, डुप्ले का, तो यहां जो नवाब है अनवरुद्दीन, वो क्या करेगा? वो फ्रांसीसियों के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा करेगा। तो यहीं पर आप लिख लीजिए एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, और यहीं पे हमारा आ जाएगा एक छोटा सा जो काफी महत्वपूर्ण है इसमें फ्रांसीसियों के साथ नवाब का। तो लिख लीजिए सेंट टोमो, सेंट टोमो कई जगह पे सेंट थोम लिखा रहता है, कोई बात नहीं, थोम ऐसे भी लिखा मिल सकता है, सेंट थोम, ठीक है। सेंट टोमो का युद्ध, ठीक है, सेंट टोमो का युद्ध। आप लिख लीजिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमो के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध सेंट टोमो के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। लिखो अनवर उद्दीन के तरफ से, ध्यान रखना महफूज खां, मैंने कल क्लास में बताया था, लिख लो महफूज खां के नेतृत्व में, नवाब की लगभग 10,000 सेना फ्रांसीसियों के लगभग 1,000 सेना से पराजित हुआ। देखो लगभग 1,000 सेना का मतलब हम 300 के आसपास
फ्रांसीसी थे और करीब 700 भारतीय सेना था। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एशियाई सेना कम है इसमें। और देखो कहाँ 1000 और कहाँ 10,000। तो ये फ्रांसीसियों की एक महत्वपूर्ण विजय थी। तो लिख लेना, यह फ्रांसीसियों की या डुप्ले की महत्वपूर्ण विजय थी। ठीक है, एक स्टार लगा करके लिख लो यहाँ पे। ये जो सेंट टोमो का जो युद्ध है किस नदी के तट पे लड़ा गया था? क्वेश्चन है कि सेंट टोमो का युद्ध किस नदी तट पे लड़ा गया था? बताइए। नहीं पता? नहीं सर। हाँ, तो लिख लो, सेंट टोमो का युद्ध अडियार नदी के तट पे, अडियार, अडियार नदी के तट पे ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, याद रखना, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये 1748 की घटना है। ठीक है, क्लियर? ये लिख लिया। अब देखो, अभी जो, हाँ, अभी हमने जो एक बात किया इसका कि ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था 40 से 1740 ईस्वी से 48 में। तो 1748 में एक नोट यहाँ पे और लिखिए स्टार लगा करके कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, युद्ध यूरोप में एक्स ला शेपेल, ठीक है, एक्सला शेपेल, यूरोप के एक्सला शेपेल की संधि द्वारा समाप्त हुआ था, की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। देखो, इसी एक्सला सापेल की संधि द्वारा क्या हुआ था, जो अभी बताया कि जो इसका जो उत्तराधिकार का, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था, ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध क्या हुआ था, इससे समाप्त हुआ था। ठीक है, समाप्त हुआ था। और इसी के साथ कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी क्या हुआ, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का भी अंत हो गया था। क्लियर? तो ये समझ में आए? लिख लिए पॉइंट? जी सर। तो एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, लिखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर, ऐसे लिखो, कर्नाटक युद्ध, क्वेश्चन लिखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करें। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन पहला लिखिए, लिखिए, इसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण आरंभ हुआ था, के कारण आरंभ हुआ था। दूसरा लिखिए, इस युद्ध की समाप्ति ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के साथ हुई। समाप्ति के साथ हुई थी।
नेक्स्ट लिखिए थर्ड। नेक्स्ट ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के, लिखो युद्ध का कारण, इस युद्ध का कारण, इस युद्ध का कारण वार्नेट की आक्रामक नीति थी, कि आक्रामक नीति थी। ठीक है, लिखो उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए 1, 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी केवल 3। सही आंसर क्या है? असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? एक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी केवल 1 असत्य है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के साथ इस युद्ध का आरंभ नहीं हुआ था। ठीक है, ये काफी बाद का है और इस युद्ध का जो जन्मदाता है वो है वार्नेट। क्लियर? और ये इस युद्ध की समाप्ति ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के युद्ध की समाप्ति के साथ ही हुआ था एक्सला शैपेल की संधि के साथ। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, क्योंकि हमने पूछा है असत्य, तो असत्य केवल कौन सा है? कथन है, केवल एक कथन क्या है? असत्य है। ध्यान रखें। लिखिए सेंट टोमो की लड़ाई या सेंट टोमो की लड़ाई निम्न में से किस नदी के तट पर हुई थी? निम्न में से किस नदी के तट पर हुई थी? कृष्णा, कावेरी, ऑप्शन लिख देना, कृष्णा, कावेरी, अडयार और नर्मदा। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और एक अडियार है। जो ऑप्शन अडियार लिखोगे आंसर क्या होगा? अडियार। एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि सेंट थोमो का या सेंट टोमो का जो युद्ध है किससे संबंधित है? तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध से। क्लियर? ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब चलो हेडिंग दो, कर्नाटक का जो दूसरा लड़ाई है हम लिखेंगे। लिखिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय, ये सब नोट कर लिया? जी सर। ठीक है, देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कर्नाटक का जैसे फर्स्ट वार हुआ, तो अब सेकेंड में अगर हम देखें यहाँ पे हेडिंग दीजिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का सेकेंड युद्ध। ठीक है, ब्रैकेट में डेट लिख लेना, ये 1748 से लेकर के 54 तक। ठीक है, कई जगह एनसीईआरटी 49 भी लिखता है, तो 48, 49 लिख सकते हैं। इसकी शुरुआत वास्तविक में 48 की घटनाओं से ही शुरू हो गई थी। तो एनसीईआरटी अगर देखोगे तो 1749 लिखा होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है इतना। देखो इसके लिए कहानी बताया था आपको
कि अगर हम इस समय दक्षिण भारत की जो घटना देखें तो एक तरफ कर्नाटक है, याद है, कर्नाटक, और दूसरे तरफ हैदराबाद है। और मैंने बताया था कि यहाँ पे दो घटना एक साथ हो रही है। क्या बताया था, एक बार समझाओ, समझाइए आप। मेरे इसमें कर्नाटक में अनिरुद्दीन का प्रतिद्वंदी चंदा साहब था। हाँ, चंदा साहब आजाद हो गए थे, ठीक है। कर्नाटक में जो नवाब है वो कौन है? नवाब है अनवरुद्दीन। हम्म। और अभी उनका बेटा है इसका जो उत्तराधिकारी मोहम्मद। हाँ, वास्तविक में जो उत्तराधिकारी था, पुत्र था, वो था मोहम्मद अली, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि इसका जो एक जो प्रतिद्वंदी है या चैलेंजर है वो किस तरह से चांद साहब आजाद हो गए थे मराठाओं से, ठीक है। मराठों से आजाद होकर के इसका जो प्रतिद्वंदी है, ठीक है, प्रतिद्वंदी था कौन? चांद साहब, या नहीं, चांद नहीं, चंदा साहब ना। चंदा साहब, हाँ, चांद लिखते हैं। ठीक है, चंदा। और ये देखो, ये अपने आप को अगर वास्तविक में यहाँ पे देखोगे तो ये क्या कह रहा है कि भाई हम नवाब के लिए ये अपने आप को नवाब घोषित किया था, नवाब घोषित कर दिए। और दूसरे तरफ हमने देखा कि 48 में ही 1748 में निजामुल मुल्क की जो ये मुल्क निजामुल मुल्क है, जब तक यहाँ पे रहा तब तक ये हैदराबाद शांत है। और 48 में 1748 में निजामुल मुल्क की जैसे मृत्यु होगी तो निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद यहाँ भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। और एक तरफ इसका बेटा है, क्या नाम था? नासिर जंग, याद है? नासिर जंग। और पुत्र है, मुजफ्फर। हाँ, नासिर जंग, ठीक है। और इधर है नाती, नासिर जंग का भांजा था, नाती है इसका, और वो है मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। देखो, वास्तविक उत्तराधिकारी नासिर जंग है, क्लियर। लेकिन मुजफ्फर जंग भी अपने आप को यहाँ पे क्या करेगा? हैदराबाद का निजाम घोषित कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक विवाद है, ये विवाद अब यहाँ पर यूरोपियों को भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का क्या मिलता है? भारतीय राजनीति में यूरोपियों को प्रवेश करने का एक मौका मिलता है, ठीक है। तो लिखो, इसको उतार लीजिए एक बारी और इसमें लिखिए, और सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध भारतीय राजनीति की अस्थिरता, भारतीय राजनीति की अस्थिरता, भारतीय राजनीति की अस्थिरता का परिणाम था, अस्थिरता का परिणाम था, जहां दोनों कंपनियों को, दोनों कंपनियों मतलब ब्रिटिश और फ्रांसीसी, जहां दोनों कंपनियों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिला या मिल गया, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हमने इसी को ऐसे समझा था कि किस तरह से अब मोहम्मद अली, ठीक है, और इधर नासिर जंग, मोहम्मद अली और चांद साहब हो गया, इधर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग है। तो कहीं ना कहीं इस उथल पुथल जो राजनीतिक परिदृश्य है, इस उथल पुथल राजनीतिक परिदृश्य, बोल दीजिएगा।
मैंने क्या बोला था ये बताओ, शुरू से पढ़िए। नहीं लिख पाई। लिखिए कर्नाटक का मतलब द्वितीय कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भारतीय राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम था। भारतीय राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम था, अस्थिरता का परिणाम था, जहां दोनों कंपनियों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। ठीक है, क्लियर। दोनों कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का मौका मिला। हाँ, राजनीतिक में हस्तक्षेप करने का, हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप करने का मौका मिला। अब देखो यहां पे दो खेमा बट जाएगा, एक तरफ है नवाब के लिए चांद साहब और मुजफ्फरजंग, ठीक है, ये हैदराबाद में निजाम के लिए। इन दोनों को सहायता कौन करेगा? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। और एक है मोहम्मद अली और दूसरा है नासिर जंग। इन दोनों की सहायता के लिए कौन उभर के आएगा? ब्रिटिश, अंग्रेज। समझ में आया? ब्रिटिश, क्लियर। अब देखो यहीं पर नेक्स्ट, ये समझ में आ गया, ये पिछले क्लास में भी समझाया था। अब चलो लिखो कर्नाटक कर्नाटक का या द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत या आरंभ अंबूर की लड़ाई से शुरू हुई थी। अंबूर, अंबूर की लड़ाई, ये 1749। वास्तविक में देखो शुरुआत 49 में ही हुई थी, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है 48, तो कई जगह इसीलिए 48 भी 1748 भी लिखता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी जो वास्तविक शुरुआत उभर करके सामने आया था वो अंबूर की लड़ाई से हुआ था। और अंबूर की लड़ाई में कौन था? अब देखो अंबूर की लड़ाई का पृष्ठभूमि समझो। इसमें दो खेमा है। एक खेमा है, हमने देखा कि त्रिगुट है। क्या है? त्रिगुट, जिसमें एक है फ्रांस, दूसरा कौन है? चांद साहब या चंदा साहब। ये ना नाम चांद जरा सही लगता है, ठीक है। चंदा साहब है और तीसरा कौन है? फिर 49 है। क्या? 49, 1749। हाँ, 1749 नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड पे? ये 49 है, पर देख रहा है, दोनों फोटो। ठीक है। और तीसरा है मुजफ्फरजंग, मुजफ्फर जंग। और एक तरफ कौन है? यहाँ पे इन तीनों की संयुक्त सेना, ये तीनों की संयुक्त सेना, तिकरी है ये संयुक्त सेना। और दूसरी तरफ कौन है? कर्नाटक का जो नवाब है अनवरुद्दीन, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ थी? मैसूर। हैं? अर्काट, मैसूर, ठीक है। चलो इसमें लिखिए
लिखो अंबूर की लड़ाई, अंबूर की लड़ाई, फ्रांस या फ्रांसीसी लिख देना, फ्रांसीसी, चांद साहब और मुजफ्फर जंग के संयुक्त सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन अनवर उद्दीन की बीच हुई थी 79 में, 1749, ठीक है, जिसमें अनवर उद्दीन यानी कर्नाटक की हार हुई, अनवर उद्दीन की हार हुई और इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, हार हुई। लिख देना अनवर उद्दीन का पुत्र या उत्तराधिकारी मोहम्मद अली कहां भाग के चला गया था? तिरुचिरापल्ली। हाँ, मोहम्मद अली लिख लो। अनवर उद्दीन की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली में शरण लिया। तिरुचिरापल्ली, वास्तविक ऐसे लिखो, तिरुचिरापल्ली में शरण ली थी ये, ठीक है, में शरण, ठीक है। तो देखो सेकंड जो कर्नाटक का द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, इसकी शुरुआत वास्तविक में किस युद्ध से हुआ है? अंबूर की लड़ाई से, जो 1749 में हुआ था। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बनकर के उभरा था कब? इसका पृष्ठभूमि वास्तविक में बनने लगा था जैसे निजामुल मुल्क की मृत्यु होती है 1748 में, उसी समय से। क्योंकि निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद एक विवाद खड़ा हुआ था और इधर उसी समय 48 में ही चांद साहब बताया कि ये मराठा से स्वतंत्र होकर के आ गए। तो राजनीतिक अस्थिरता का दौर है, देख लो यहाँ पे, जैसे सत्ता कमजोर हुआ राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। और यही कारण है कि डुप्ले को, ठीक है, डुप्ले को एक तरह से भारत में सहायक संधि का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे सबसे पहले डुप्ले ने इसका फायदा उठाया और एक त्रिगुट बनाया था फ्रांस ने मिल करके, चांद साहब और मुजफ्फरजंग से। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक इसने जीत हासिल कर ली। अब देखो इसके उपरांत क्या होगा। अब यहां हमने देखा कि कर्नाटक खाली हो गया कि नहीं हो गया? कर्नाटक खाली हो गया, अनवर उद्दीन मारा गया, मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली भाग गए। तो कर्नाटक लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटक में चांद साहब यानी चंदा साहब को क्या बना दिया गया? या आप सीधा लिख लीजिए, चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया गया, ठीक है। चंदा साहब को क्या कर दिया गया? कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया गया। क्लियर? अब देखो, पिछले क्लास में भी बताया था कि जो कर्नाटक है वो भी हैदराबाद के अधीन है, याद है? कर्नाटक हैदराबाद के अधीन है। अब दूसरे तरफ देखो, अब जब कर्नाटक हाथ से निकल गया, कर्नाटक चला गया, एक तरह से हम कहें कर्नाटक चला गया फ्रांस के पास, समझ रहे हो? यानी कि चंदा साहब, अब इससे दो लोग हैं जो बड़ा दुखी होगा। एक, फ्रांसीसी के जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसे कौन सबसे ज्यादा किसको दुख पहुंचेगा, ठेस पहुंचेगा? यहाँ पे ब्रिटिश को। एक तो देखो सेंटोमो की लड़ाई, ठीक है, दूसरा देखा अंबूर की लड़ाई। दोनों में बढ़त को देख करके सबसे ज्यादा ब्रिटिश प्रभावित होंगे। तो ब्रिटिश यानी फ्रांसीसी प्रभाव को देखकर अंग्रेज कहीं शांत नहीं रहने वाला है। और ये नासिर जंग, ठीक है, अब लिख लो, यहाँ पे आप एक लिख लीजिए, फ्रांसीसी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नासिर जंग एवं मोहम्मद अली
नासिर जंग प्लस मोहम्मद अली, मोहम्मद अली को अपना समर्थन घोषित किया, ना समर्थन घोषित किया। और ये कहा गया कि वो नासिर जंग को क्या मानता है, हैदराबाद के निजाम, और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब मानता है। ठीक है, घोषित कर दिया। लिखो परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, नेक्स्ट पॉइंट लगा लेना या उसी में कंटिन्यू कर सकते हो। परिणाम स्वरूप 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में नासिर जंग, क्योंकि देखो नासिर जंग कभी भी नहीं स्वीकार करेगा कि कर्नाटक में चांद साहब रहे नवाब, वो चाहेगा कि मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बने। तो लिख लो 1750 में नासिर जंग अंग्रेज की सहायता से, अंग्रेज की सहायता से अर्काट या कर्नाटक, कर्नाटक पर आक्रमण कर जो त्रिगुट था, अभी देखा ना त्रिगुट है, त्रिगुट की जो मित्र शक्ति थी, त्रिगुट लिख लो, त्रिगुट की मित्र शक्ति को पराजित किया। कहने का मतलब इस लड़ाई में जब ब्रिटिश जब जाएगा लड़ने के लिए, इसमें सब कौन हारेगा? लिख लिया। अब यहां पे देखो ये, हाँ ये फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि फ्रांसीसी तीनों लोग मिलकर के भी इस युद्ध को नहीं जीत पाया था, नासिर जंग को नहीं हरा पाया था। कारण है क्योंकि ब्रिटिश का साथ है, और यहीं पर ब्रिटिश प्रभुत्व अब सामने उभर करके देखने को आ रहा था हमें। ठीक है, याद है? देखो जब हमने देखा था कि जब पहले एक क्वेश्चन जो हमने कर्नाटक का पहला जो पॉइंट लिखा था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हमने देखा था, और उसमें जब डुप्ले ने कर्नाटक का पहली बार जो मद्रास को हराया था, मद्रास में ब्रिटिश को, गवर्नमेंट को हराया था, तो ध्यान रखना उस समय उसमें क्लाइव भी था उस युद्ध में शामिल, लेकिन फिर भी हारा था। और बाद में यही क्लाइव भारत का इतिहास बदल दिया है। क्लियर? ठीक है, बाद में देखो वही क्लाइव अब यहाँ पे कितना निखर करके सामने आ रहा है क्लाइव। ठीक है ना? लिख लो, हालांकि 1750 के युद्ध में लिख लो, हालांकि सेना में विद्रोह के कारण नासिर जंग की हत्या कर दी गई। परिणाम स्वरूप डुप्ले यानी फ्रांसीसी ने, डुप्ले ने किसको नवाब निजाम घोषित कर देगा? मुजफ्फर जंग। हाँ लिख लो, डुप्ले ने, परिणाम स्वरूप डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को निजाम घोषित कर दिया। क्लियर? निजाम घोषित कर दिया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग दो। एक और यहां पे महत्वपूर्ण है, वो है आपका अर्काट का युद्ध। अर्काट, ये कर्नाटक की राजधानी है, अर्काट का युद्ध, ये 1752 ईस्वी, अर्काट का युद्ध। अब देखो क्लाइव इससे शांत नहीं रहेगा। ठीक है, क्लाइव शांत रहने वाला है नहीं, तो क्लाइव क्या करेगा? और लिख लो, क्लाइव के नेतृत्व में, अर्काट का युद्ध लिखने के बाद डैश लगा के लिखना, क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना अर्काट पर आक्रमण कर, देखो ये जो अर्काट का, इसको लिखवाने से ज्यादा समझो, अर्काट का जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे कौन है? चांद साहब है,
चंदा साहब, सॉरी, चंदा साहब। तो चंदा साहब की तरफ से जो लड़ाई लड़ने जाएगा उनका पुत्र है, अ, चंदा साहब का पुत्र क्या नाम था बताओ? मोहम्मद अली। हे भगवान, तो सत्यानाश करोगे। राजा साहब। नहीं, चंदा साहब का पुत्र नहीं, हमको वो लगा मोहम्मद अली को घोषित किया था। अब तो वो अनवरुद्दीन खत्म हो गया, अनवरुद्दीन की कहानी ही खत्म है? और मुजफ्फरजंग बैठा हुआ है भाग करके त्रिचिलापल्ली में। ठीक है, तो अब जो अरकाट पे बैठा हुआ है चांद साहब, और ये तो छोड़ेगा नहीं। अब लिख लीजिए, क्लाइव के नेतृत्व में अरकाट पर आक्रमण किया गया था 1752 में। लिखो, जिसमें चांद साहब के पुत्र राजा साहब, राजा साहब की हार हुई, और चंदा साहब भाग करके कहां चले गए? और चंदा साहब भाग करके ये भी भाग गए त्रिचिनापल्ली में, त्रिचिनापल्ली। ठीक है, त्रिचिनापल्ली में भाग करके चले गए, जहां लिख दो, जहां तंजौर के राजा ने उनकी हत्या कर दी। तंजौर के शासक ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। देखो यहां इस सबसे फैक्ट उठाएगा। ठीक है, यहां से फैक्ट्स उठेगा। चंदा साहब कहाँ अरकाट के युद्ध के बाद चंदा साहब भाग करके कहाँ चले गए? चंदा साहब को यह हत्या किसने की? चाहे वहीं पे कौन सा जैसे क्वेश्चन दे देगा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है असत्य है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था। ठीक है, लिख लिया। और उनकी हत्या किसने की? तंजौर के शासक थे, उसने हत्या कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखो, अब बाद में जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डुप्ले के स्थान पर लिख लीजिए, शायद 1754 में, एक बार चेक कर लेना, 1754 के आसपास, 54 में लिख लो, 1754 में ही, इसी समय 54 में ही उसे बुला लिया था। लिख लीजिए, फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाया और उसके स्थान पर गोदेहो, डुप्ले के स्थान पे कौन आ जाएगा? गोदेहो। ठीक है, लिख लो, डुप्ले के स्थान पर गोदेहो को गवर्नर बनाकर भेजा गया। गोदेहो को बनाकर भेजा गया। ठीक है, अब देखो, जैसे गोदेहो आएगा, ठीक है, ये आते ही लिख लो, गोदेहो ने पांडिचेरी, गोदेहो ने एक संधि की थी पांडिचेरी की संधि, और ये हुआ था 1755 में। ठीक है, गोदेहो ने आते ही पांडिचेरी की संधि के द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समाप्त घोषित कर दिया। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? पांडिचेरी संधि के साथ। ये समझ में आया? क्लियर? जी सर। हाँ, अब देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट, दीजिए, कर्नाटक का तृतीय कर्नाटक युद्ध या कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक है, थर्ड कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखो, अब इसमें अगर वास्तविक में यहां देखें तो हम देखते क्या है कि एक यूरोप में एक युद्ध हुआ था, आपने नाम सुना होगा, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय, ठीक है, युद्ध।
ये लड़ा गया था आपका 1756 से 63 तक, 1763 ईस्वी तक। ठीक है। और जैसे यूरोप में ये दोनों भिड़ेंगे, यानी कि फ्रांसीसी और इंग्लैंड, वैसे ही इसका प्रभाव भी कहाँ हमें देखने को मिलेगा, भारत में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लिखिए, लिखो, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध ब्रैकेट में 1756 से 63 लिख देना। लिख लिया? जी सर। सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई। देखो, इस युद्ध की शुरुआत के साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कॉलोनियों में भी या उपनिवेशों में भी युद्ध की शुरुआत हुई। यानी कर्नाटक का जो थर्ड कर्नाटक वॉर है, इसका शुरुआत कहीं ना कहीं सप्तवर्षीय युद्ध के जड़ में देखा जा सकता है। तो लिख लीजिए इस प्रकार, तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत से माना जा सकता है। ठीक है, शुरुआत माना जा सकता है, जिसे भारत में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली कई जगह लिखा होता है और कई जगह पे लैली लिखा होता है। ठीक है, तो जो मिले देख लेना। ठीक है, कमांडर इन चीफ है ये। लिख लिया? जी सर। कि उग्र नीति ने और बढ़ावा दिया, इसकी जो उग्र नीति है इस युद्ध को और बढ़ावा दिया था। ठीक है, इसी में देखो, इसमें एक जो थर्ड कर्नाटक का युद्ध है, उसमें हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है बांडीवास का युद्ध। लिखो, हेडिंग दो, बांडीवास का युद्ध। ठीक है, बांडीवास का युद्ध। ठीक है, बांडीवास का युद्ध। क्लियर? एक तरफ कौन है इसमें? ब्रिटिश है, और ब्रिटिश का प्रतिनिधि कौन था इसमें? ब्रिटिश की तरफ से बांडीवास में कौन था? आयरकूट, याद रखना, आयरकूट। और फ्रांस की तरफ से कौन होगा? हाँ, काउंट डी लैली या लाली। ठीक है, लिखिए। एक मिनट सर। और ये 1760 ईस्वी की घटना है। ठीक है, लिखिए। लिखो, बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई थी। लिख लिया? हेलो, लिखिए। आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो सर, कलम खत्म हुआ है हमके। अच्छा, सर हाँ बोलिए। तो दो चार पैकेट लेकर के बैठा करिए, ठीक है ना? नहीं सर, आए मतलब एक लेके बैठे थे। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, ले लो।
आयरकुट। हाँ, क्या लिखा है? ब्रिटिश का जो प्रतिनिधि है वो आयरकुट है, और फ्रांसीसी काउंटर डी लाली, और इसमें देखो बुसी भी शामिल था जिसे युद्धबंदी बना लिया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। इसके तरफ से बुसी का अगर यहाँ पे देखा जाए तो फ्रांसीसी कौन है? बुसी, ध्यान रखना। बुसी जिसे क्या कर लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। लिख लेना, बुसी को बंदी बना लिया गया। ठीक है। बाद में देखो, बाद में ये लोग पांडिचेरी लौट गए थे फ्रांसीसी, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं लगा, 7-8 महीना में, करीब 8-9 महीना में ही अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी, माही, जिंजी पर भी अंग्रेज का अधिकार हो गया था। और बाद में हम देखते हैं कि एक संधि हुई थी, लिख लीजिए, एक संधि हुई थी, यहीं पे लिख दे रहा हूं, और 1763 में। ठीक है, देखो अब इसमें जब फ्रांसीसी बुरी तरह से हारेगा, बुसी बंदी बना लिया जाएगा, ध्यान रखना, और फ्रांसीसी पराजित होकर के पांडिचेरी लौट जाएंगे, और 8-9 महीना के अंदर ही ब्रिटिश अपना और कड़ा रुख दिखाएगा, पांडिचेरी, माही, जिंजी सब पर कब्जा कर लेगा। और ये का जो कर्नाटक, थर्ड कर्नाटक वॉर है, वो 1763 की पेरिस संधि के साथ समाप्त हो जाएगा। तो लिख लीजिए, इस युद्ध की समाप्ति 1763 की पेरिस संधि, पेरिस संधि के साथ हुई थी। क्योंकि देखो, पेरिस संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध भी समाप्त हो गया था, ठीक है, और इसी के साथ कर्नाटक में भी जो थर्ड वार था कर्नाटक का, वो भी क्या कर दिया गया? समाप्त घोषित कर दिया गया। क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका कर्नाटक का फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड कर्नाटक युद्ध। क्लियर? हाँ, एक पेज पर वहीं पर साथ में लिख लो, एक नोट डाल करके, स्टार लगा करके नोट डाल लेना। यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछता है, ठीक है, हालांकि लिखवा दिया है आपको, लेकिन क्रोनोलॉजी पूछता है कई बारी, तो एक जगह पे याद रहेगा कि कौन सा सही सुमेलित है या कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में या सुमेलित में जैसे भी क्वेश्चन पूछे तो याद रखना। सबसे पहला कौन सा युद्ध आपने देखा कर्नाटक का? जो आप अभी हमने लड़ाई लड़ा, 3 लड़ाई कर्नाटक में लड़े, तो सबसे पहले हमने कौन सा युद्ध देखा जो महत्वपूर्ण था? सेंट थोम, ठीक है, सेंट थोमो का युद्ध या थोम का युद्ध कब देखा हमने? 1748 ईस्वी में। ठीक है, तो एक पहला ये हो गया, याद रखना। सेंट थोमो के बाद हमने कौन सा एक महत्वपूर्ण युद्ध देखा जिसमें मैंने अनवरुद्दीन को मारा है? अभी हमने नहीं मारा, मतलब किसने मारा था? डुप्ले ने, है? कौन सा युद्ध? आर्काट का युद्ध। वेरी गुड, मतलब सो गए हो, हैं? मैं ही जगा हुआ हूं। अंबूर कौन बोलेगा? अंबूर का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में तीनों लोग मिला था ना एक साथ, डुप्ले, मुजफ्फरजंग, चांद साहब, त्रिगुट, है, और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, इसको मारा था। ठीक है, 1749 में। क्लियर? तो पहला सेंट थोमो का युद्ध। तीसरा देखो, तीसरा मैंने बताया कि एक 1750 में भी एक युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, वो नासिर जंग के नेतृत्व में, लेकिन उससे ज्यादा जैसे नाम पूछेगा वो भी अर्काट का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? अर्काट क्या था? कर्नाटक की राजधानी। हाँ, अर्काट का युद्ध कब लड़ा गया? 1752 में, 50 के बाद वाला युद्ध के बाद। ये कौन लड़ा था? क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक है, क्लाइव के नेतृत्व में किसको हराया था? चांद साहब को, यानी चंदा साहब का बेटा था कौन? राजा साहब। आपने बोला था मोहम्मद साहब, है, इतना अन्याय करोगे तो कैसे होगा? केस कर देगा आप पे अनवरुद्दीन। ठीक है, तो ये अर्काट का जो युद्ध हुआ था, तो क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना है
और अर्काट में नवाब है चंदा साहब, लेकिन उसका बेटा जाएगा राजा साहब लड़ने, वो हार जाएगा और चंदा साहब भाग के जाएंगे त्रिचिल्लापल्ली और वहीं पे मारे जाएंगे। ठीक है, और एक लास्ट में अभी युद्ध हमने देखा, वो क्या है? बांडीवास। धन्यवाद। बांडीवास का युद्ध। और ये आप क्वेश्चन उल्टा करके देखो, ये क्रोनोलॉजी आईएएस में भी पूछा हुआ है प्री में। ठीक है, ये तो 1700 पूछा है, इसी में है 1700 जो घटना चक्र वाला में। हाँ, तो इस क्रोनोलॉजी को याद रखिए और सबका याद है। अब ये मुझे बताओ, सेंट टोमो का लड़ाई कौन कौन लड़ रहा है? लास्ट अब छुट्टी करेंगे। सेंट टोमो का लड़ाई कौन कौन लड़ा? सेंट टोमो का लड़ाई कर्नाटक का नवाब है और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया। कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवर उद्दीन और फ्रांसीसी डुप्ले के बीच में लड़ा जाएगा। और मैंने बोला था कि महफूज का कर्नाटक की तरफ से लड़ने गया था। 10,000 सेना है कर्नाटक का, लेकिन 1,000 की सेना है फ्रांसीसियों का, फिर भी जीत जाएगा। ये भी याद रखना है। अंबूर की लड़ाई में कौन कौन लड़ा था? एक तरफ अनवर उद्दीन है और दूसरे तरफ त्रिगुरुट है। कौन कौन है? डुप्ले है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। ठीक है, और दूसरे तरफ, हाँ, दूसरे तरफ कौन है? अनवर उद्दीन मारे जाएंगे। उसका बेटा मोहम्मद अली यहीं से कहाँ भाग जाएगा? वो भी भाग करके कहीं ना कहीं वह जाएगा त्रिचिल्लापल्ली में जाकर के शरण लेगा। अर्काट का युद्ध कौन लड़ा था? क्लाइव ने अर्काट पर यानी कर्नाटक पर आक्रमण किया था चंदा साहब के विरुद्ध। ठीक है, तो चंदा साहब के विरुद्ध इसमें राजा साहब लड़े थे इस युद्ध में। और बांडीवास के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था ये बताओ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, हाँ, जिसमें बांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस फ्रांसीसी को बंदी बना लिया था? बूसी को। ठीक है, याद रखना है, बूसी को बंदी बना लिया था। और इस समय काउंट, ठीक है, काउंट डी लैली है फ्रांसीसी की तरफ से और एक तरफ अंग्रेजी है सेना। और यही मैं बोला कि एक समय जब आपको मैंने बताया कि जब पहली बार फ्रांसीसी ने आक्रमण किया था, जब बदमाशी किया था बर्नेट ने, तो बर्नेट को हराने के लिए मद्रास पर आक्रमण किया था, याद है, डुप्ले ने, और मॉरिशस की सहायता ली थी। तो जिस समय बर्नेट को हराया था उस समय भी क्लाइव है, और बाद में यही क्लाइव देखो कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्लियर? इसीलिए कहते हैं कि समय कब किसका बदल जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी याद रखिए और भूलना नहीं है। तो आज हमारा ये कर्नाटक का तीनों लड़ाई समाप्त हुआ। अब बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया, या डिफिकल्ट है समझना? सर अब इसको हमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, तब जाके पूरा ऐसा हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, जो देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, पढ़ने से पहले क्या करना, पढ़ने से पहले एक बारी वीडियो को फास्ट करके, यूट्यूब पे तो स्पीड बढ़ाना और घटाना दोनों है, तो क्लास है नोट लिखवाता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको स्पीड बढ़ा दो और एक बारी रिवीजन कर लो। और रिवीजन कर पढ़ने से ज्यादा मनन करो कि क्यों हुआ, तो आप उसे जैसे मैंने बताया कि 2 पार्ट में बांटो। एक तरफ कर्नाटक है, एक तरफ हैदराबाद है। कर्नाटक का नवाब है, हैदराबाद के निजाम है। हैदराबाद की जब तक निजाम जिंदा है खुद, तब तक स्थिति संभल के रहेगा, और जैसे निजामुल मुल्क मरेगा वैसे ही वहां स्थिति खराब होगी। नासिर जंग मुजफ्फर जंग लड़ बैठेगा नवाब ये बनने के लिए, और इधर नवाब के लिए कर्नाटक में अनवर उद्दीन है ही, अनवर उद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली, और दूसरी तरफ चांद साहब है, चंदा साहब। तो आपस में ये क्लैश होगा, तो किस तरह से हम उसको संभाले। और पहला याद रखो कि जो कई लोग कहते हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी वाला युद्ध, उसको नहीं याद रखना है, भूल जाना है, लेकिन बर्नेट को नहीं भूलना है, क्योंकि ये कर्नाटक का युद्ध का शुरुआत का जो जड़ है वो जड़ ही किससे होता है? बर्नेट से होता है। ठीक है, बर्नेट ने ब्रिटिश नाव को, सॉरी ब्रिटिश अधिकारी है, और वो फ्रांसीसी के बेड़ा को पकड़ लिया था, और यही कारण है कि अनवर उद्दीन को बीच में फैसला करना चाहिए, लेकिन उसने पक्षपात किया और मद्रास का युद्ध होता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखो, कहानी के तौर पे याद रखोगे तो याद रहेगा, और सोचोगे किताब से पढ़ करके और रट करके हम कर ले तो याद नहीं रहेगा।
ठीक है ना, वो आपने फेस किया होगा इस प्रॉब्लम को, 100% फेस किया होगा, इतना जी कंफ्यूजन है। सर। हाँ, सर। तो अब तो दिक्कत नहीं होगा ना, अब तो सुलझ गया ये। नहीं सर, वो जो क्या बोलते हैं ना, जो पॉलिटी वाला का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो कॉन्फ्यूजन होता था, अब वहाँ फ्रेश हो गया, उस तरह का ही पड़ा है। तो वो खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं मतलब पहले जैसे होता था, हम्म। अब तो उसको पढ़ते पढ़ते बहुत हद तक उसको कंफ्यूजन खत्म हो गया, बस फैक्ट वगैरह भूलते रहते हैं। उसका कंफ्यूजन मतलब कंसेप्ट वाला खत्म हो गया, लेकिन फैक्ट वगैरह है तो कभी कहीं से याद रखता है, कहीं भूलता है, तो उसको मैंने पढ़ते क्या रहता बोला था आपको? मैंने बोला था कि इंजीनियर से बात कर लीजिए, ज्यादा नहीं, आप 2,000 रुपया, मैं अपने 4,000 रुपया उनका फी है, ठीक है, सारे रिकॉर्डेड क्लास का 2,000 रुपया आपको करना पड़ेगा, और फ्री वाला सारा क्लास रिकॉर्डेड वो आपको मैं करवा दूंगा, इतना कर सकता हूँ। अब वो सारा बर्डन हैं। मेरे नहीं पे। सर, अभी तो फिलहाल हाँ, कोई बात नहीं, जब भी मर्जी हो, क्योंकि सारा बर्डन मेरे पे, सारा खर्च डालोगे तो आप लोग जरा सोचो ना, फी मेरे पास आता नहीं क्या सर, ऐसा है। नहीं है, सब। लिखूंगा। आप पूरा हाँ। लिख उख लेंगे तो देखेंगे फिर बाद में। हम्म। अभी फिलहाल तो हम्म। चलिए ठीक है। अभी इसको पढ़े टाइम है नहीं मिल और नहीं, मैंने ये सोचा है कि अगर जैसे आपका जो 70 भी आएगा ना, 70 बीपीएससी, तो इसके रहा। लिए दोनों तरह के क्लास, अगर कोई रिकॉर्डेड क्लास अगर लेना चाहे तो उसको भी मिनिमम फी में, जैसे आप लोगों का है फ्री का, कि अगर पढ़ करके है तो उतना ही फी रखूंगा, 5,500 रुपया फ्री के लिए, और रिकॉर्डेड क्लास अगर कोई लेता है तो 3-4 हजार रुपया में भी रिकॉर्डेड क्लास वो देख सकते हैं। हाँ, लेकिन उनको लाइव क्लास प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो देख सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है वहां से, ठीक है, लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। ये फैसिलिटी अवेलेबल करवा दूंगा इस बारी। चलिए ठीक है, रिवीजन करिए हैं। ठीक है सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम।